कभी कभी ऐसा होता है कि हम सालों तक किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं, किसी संस्था से, किसी सिस्टम से एक उम्मीद लगाए रखते हैं। लेकिन क्या होता है जब नियम, समय और एक ऐसा फैसला जो शायद हमने खुद ही लिया था, रास्ते में आ जाता है? ये वो स्थिति है जहां दिल और दिमाग, या यूं कहें कि मानवीय जरूरतें और व्यवस्था के नियम आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और अक्सर इसका जवाब उतना सीधा नहीं होता जितना हमें लगता है। बिल्कुल। आज हमारे पास राजस्थान हाईकोर्ट का एक अदालती दस्तावेज है। ये पवन कुमार छीपा बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मामला है। तारीख है 8 जनवरी 2025। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने अपने घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया और बैंक से अनुकंपा के आधार पर नौकरी की गुहार लगाई। ये गुहार एक दो बार नहीं, बल्कि 7 साल तक चलती रही। लेकिन आखिर में बैंक और फिर अदालत दोनों ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। और जो वजह सामने आई वो थोड़ी चौंकाने वाली थी। ये मामला सिर्फ नियमों का नहीं था, बल्कि उस जानकारी का भी था जिसे अदालत के सामने ठीक से रखा ही नहीं गया था। तो सवाल यही है कि ऐसा क्यों हुआ? एक इतने मानवीय मामले में ऐसा क्या पेंच था कि सालों का संघर्ष बेकार चला गया? चलिए इस अदालती दस्तावेज की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी लड़ाई हमें सिखाती क्या है। ठीक है, तो इस मामले को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। कहानी के केंद्र में है पवन कुमार छीपा, जो अर्जी देने वाले हैं। उनके पिता श्री कैलाश चंद छीपा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में काम करते थे। हाँ, दस्तावेज के मुताबिक वो 1992 से दफ्तरी के पद पर थे। दफ्तरी यानी एक ऑफिस असिस्टेंट या प्यून। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है क्योंकि इससे हमें परिवार की आर्थिक स्थिति का कुछ अंदाजा लगता है। ये कोई बहुत ऊंचा पद नहीं था और जाहिर है कि उनकी तनख्वाह ही पूरे घर का मुख्य आधार रही होगी। हाँ, और ये भी कि दफ्तरी की सैलरी पर शायद कोई बहुत बड़ी बचत करना मुमकिन नहीं होता। मतलब जब वो गए तो परिवार के पास सच में कोई फाइनेंशियल कुशन नहीं होगा। यही हुआ। 2014 में नौकरी के दौरान ही कैंसर की वजह से उनका दुखद निधन हो गया। दस्तावेज बताता है कि उनके पीछे उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी रह गए। मतलब पूरा परिवार उन्हीं पर निर्भर था। हाँ, और यहीं से अनुकंपा नियुक्ति यानी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की जरूरत पैदा होती है। इस नियम का मकसद ही यही है कि जब घर का कमाने वाला अचानक चला जाए तो परिवार को तत्काल आर्थिक संकट से उबारने के लिए किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए ताकि घर चलता रहे। तो परिवार ने वही किया जो कोई भी करता। कैलाश चंद जी के गुजरने के बस 1 महीने बाद 13 मार्च 2014 को पवन की मां ने अपने बेटे के लिए नौकरी का आवेदन दिया। और दस्तावेज में उनकी मां के बारे में एक बात लिखी है कि वो एक अनपढ़ और रूढ़िवादी महिला थीं। ये एक बहुत जरूरी जानकारी है। बिल्कुल। इससे ये अंदाजा लगता है कि शायद उस परिवार को बैंक की नीतियों, नियमों और उनके विकल्पों की बहुत गहरी समझ नहीं थी। उन्होंने बस अपनी सबसे बड़ी जरूरत यानी नौकरी के लिए एक अर्जी दे दी। लेकिन उस पहली अर्जी पर कुछ हुआ नहीं और यहीं से उनका लंबा इंतजार शुरू होता है। 7 साल का इंतजार। हाँ, परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। दस्तावेज में जिक्र है कि उन्होंने 2015 में, फिर 2021 में भी, मतलब बार-बार आवेदन भेजे। ये उनकी लगातार कोशिशों को दिखाता है। सोचिए, 7 साल से ज्यादा का समय। कोई भी परिवार इस दौरान उम्मीद और निराशा के बीच झूलता रहेगा। हर बार अर्जी भेजते हुए उन्हें लगता होगा कि शायद इस बार बात बन जाए। बिल्कुल। लेकिन आखिरकार नवंबर 2021 और फिर जनवरी 2022 में बैंक ने उनकी अर्जी को अंतिम रूप से खारिज कर दिया और इसी फैसले के खिलाफ परिवार ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो पहली नजर में तो ये बिल्कुल साफ लगता है। एक जरूरतमंद परिवार है जो 7 साल से सिस्टम से मदद मांग रहा है। हाँ, कोई भी यही सोचेगा। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई भी बैंक ऐसी सीधी सादी अपील को कैसे मना कर सकता है। उनके जवाब में ऐसा क्या था जिसने जज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? और यहीं पर इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब बैंक ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया तो उसने एक ऐसी जानकारी सामने रखी जिसने पूरे केस का रुख ही पलट दिया। एक ऐसा सच जिसका जिक्र परिवार ने अपनी याचिका में कहीं नहीं किया था। 1 मिनट, ऐसा क्या था जो उन्होंने छुपाया? बैंक ने अदालत को बताया कि 13 मार्च 2014 को पवन की मां ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने उस समय लागू एक और स्कीम के तहत एक्स ग्रेशिया यानी एक मुश्त मुआवजे के लिए भी आवेदन किया था। एक्स ग्रेशिया ये क्या होता है? नौकरी के अलावा पैसे भी। एक्स ग्रेशिया का मतलब है अनुग्रह राशि। ये एक मुश्त भुगतान होता है जो संस्था अपनी नीति के तहत कर्मचारी के परिवार को देती है। कई बार ये नौकरी के बदले एक वित्तीय सहायता का विकल्प होता है।
अच्छा, तो परिवार ने नौकरी और पैसे दोनों के लिए आवेदन किया था। लेकिन बैंक ने क्या किया? बैंक ने अदालत में सबूत पेश किए कि उनके आवेदन पर कार्रवाई हुई थी और 13 दिसंबर 2014 को यानी कैलाश चंद जी के निधन के कुछ ही महीनों बाद बैंक ने परिवार को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया था। 8 लाख रुपए? हाँ, और ये रकम बाकायदा पवन की मां के बैंक खाते में जमा भी कर दी गई थी। 1 मिनट, 8 लाख रुपए 2014 में? ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। बिल्कुल। और उन्होंने कोर्ट को ये बताया ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। दिस चेंजेस एवरीथिंग। यही सबसे बड़ा पेच था। बैंक का मुख्य तर्क यही था कि अर्जी देने वाला परिवार इस अहम तथ्य को छिपाकर अदालत में आया है। कानूनी भाषा में कहें तो वो साफ हाथों से नहीं आया। नॉट कम विथ क्लीन हैंड्स। ये अदालतों में एक बहुत गंभीर आरोप माना जाता है। और क्या परिवार ने इस पर कोई सफाई दी? क्या उन्होंने कहा कि पैसे नहीं मिले या कोई और बात? दिलचस्प बात यही है, अदालत के दस्तावेज में साफ लिखा है कि बैंक के इस दावे के जवाब में परिवार की तरफ से कोई अतिरिक्त हलफनामा या जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसका मतलब उन्होंने बैंक की बात को चुनौती नहीं दी। हाँ, एक तरह से उन्होंने मान लिया। उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। तो अदालत ने ये मान लिया कि परिवार को 8 लाख रुपए मिले थे और उन्होंने ये बात छुपाई थी। यहीं से उनका केस कमजोर पड़ गया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। एक पल के लिए उस परिवार की जगह खुद को रखकर सोचते हैं। 2014 में जब घर का कमाने वाला चला गया हो तो 8 लाख रुपए एक बहुत बड़ी राहत लगी होगी। बिल्कुल। शायद उस वक्त भविष्य का इतना लंबा सोचना मुमकिन ही नहीं था। उन्हें तत्काल मदद चाहिए थी। आपने बिल्कुल सही सोचा। और यहीं से ये मामला और भी जटिल हो जाता है। ये सिर्फ एक तथ्य छिपाने की बात नहीं थी। इसने पूरे मामले की नींव को ही हिला दिया और एक नए कानूनी सवाल को जन्म दिया, जिसने अंततः फैसले का रुख तय किया। सवाल ये था कि अगर उन्होंने पैसे ले लिए थे तो वे सालों बाद नौकरी कैसे मांग सकते हैं? हाँ, यही सवाल है। मतलब उन्होंने 8 लाख रुपए ले लिए। वो पैसा शायद वक्त के साथ खत्म हो गया होगा और तब उन्हें नौकरी की स्थायी सुरक्षा ज्यादा जरूरी लगी होगी। लेकिन कानून इसे किस नजर से देखता है? कानून इसे एक ही नजर से देखता है, उस समय लागू नीति क्या थी। ये पूरा मामला इसी एक वाक्य पर टिका है। यानी 2014 में जब कैलाश चंद जी का निधन हुआ, उस वक्त बैंक के नियम क्या थे? एकदम सही। जब उनके पिता का निधन हुआ तब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की नीति ये थी कि ऐसे मामलों में परिवार को अनुकंपा नियुक्ति यानी नौकरी नहीं दी जाएगी। ओहो। उसकी जगह परिवार को तत्काल वित्तीय संकट से उबारने के लिए एकमुश्त एक्स ग्रेशिया राशि दी जाएगी। तो मतलब उस वक्त नौकरी का विकल्प था ही नहीं? उस समय की नीति के अनुसार नहीं। विकल्प था एकमुश्त वित्तीय सहायता का, जो कि इस मामले में 8 लाख रुपए थी। और परिवार ने उस नीति का लाभ उठाया। उन्होंने मुआवजे के लिए आवेदन किया और इसे स्वीकार भी कर लिया। तो बैंक के हिसाब से मामला तो 2014 में ही बंद हो गया था। बिल्कुल। दस्तावेज के मुताबिक दिसंबर 2014 में ये मामला बैंक की तरफ से बंद हो चुका था, क्योंकि परिवार को नीति के तहत जो मिलना था वो मिल चुका था। लेकिन फिर सालों बाद उन्होंने नौकरी के लिए दोबारा आवेदन क्यों किया? क्या उन्हें लगा कि शायद बैंक अपना मन बदल ले? यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। कुछ सालों बाद बैंक ने अपनी अनुकंपा नीति को बदल दिया। उन्होंने एक्स ग्रेशिया भुगतान की व्यवस्था को हटाकर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का विकल्प फिर से शुरू कर दिया। अरे वाह, तो पॉलिसी बदल गई। तब तो परिवार की उम्मीदें जाग गई होंगी। मुझे भी लग रहा है कि अब तो उन्हें नौकरी मिल जानी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही लगता है। जब नियम बदल ही गया है तो पुराने लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। देखने में तो ये बिल्कुल स्वाभाविक और न्यायपूर्ण लगता है, लेकिन कानूनी तौर पर इसमें एक बहुत बड़ी बाधा थी। और ये इस केस का सबसे जरूरी पहलू है। बैंक की ये नई नीति प्रोस्पेक्टिव थी। प्रोस्पेक्टिव? इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि ये नीति जिस तारीख से लागू हुई है, ये सिर्फ उसके बाद होने वाले मामलों पर ही लागू होगी। ये पुराने मामलों पर जो पहले की नीति के तहत निपटाए जा चुके हैं, उन पर लागू नहीं हो सकती। मतलब इसे रेट्रोस्पेक्टिव या पिछले मामलों पर लागू नहीं किया गया था? बिल्कुल। मतलब ये नया दरवाजा सिर्फ नए लोगों के लिए खुला था, उन लोगों के लिए नहीं जिनका मामला पहले ही बंद हो चुका था। ये तो किस्मत का खेल है। बस कुछ साल पहले या बाद में होने से एक परिवार का भविष्य पूरी तरह बदल सकता था। ये दिखाता है कि नीतियां कितनी कठोर हो सकती हैं। हाँ। इसे ऐसे समझिए, उन्होंने 2014 में एक ट्रेन पकड़ ली थी जो मुआवजा स्टेशन तक जाती थी। वो उस स्टेशन पर उतर गए। अब 6 साल बाद वो ये नहीं कह सकते कि एक नई बेहतर ट्रेन नौकरी स्टेशन जा रही है, तो मुझे वापस प्लेटफॉर्म पर आने दो।
द जर्नी ऑन दैट टिकट वाज ओवर। बिल्कुल। पवन चीपा का मामला तो 8 लाख रुपए के भुगतान के साथ 2014 में ही समाप्त हो चुका था, इसलिए कानूनी तौर पर वे इस नई नीति के दायरे में आते ही नहीं थे। तो अदालत के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ परिवार की जरूरत और सालों की लड़ाई, और दूसरी तरफ बैंक के नियम और वो 8 लाख रुपए वाली बात जिसे याचिका में बताया नहीं गया था। हाँ, और अदालत को भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि कानून और तथ्यों के आधार पर फैसला लेना था, और अदालत ने बैंक के तर्कों को ही सही माना। और बैंक का सबसे बड़ा तर्क क्या था? बैंक का सबसे बड़ा तर्क एक कानूनी सिद्धांत पर आधारित था जिसे एप्रोबेट और रिप्रोबेट कहते हैं। ये बहुत भारी भरकम कानूनी शब्द लग रहा है। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक ही चीज के 2 अलग-अलग पहलुओं का फायदा नहीं उठा सकते। अंग्रेजी में कहावत है, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। मतलब आप एक ही दस्तावेज या व्यवस्था के अच्छे हिस्से को स्वीकार कर लें और बुरे हिस्से को अस्वीकार कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, एक पैकेज डील की तरह। अच्छा, तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इस पॉलिसी का पैसा वाला हिस्सा तो मुझे मंजूर है, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी वाला हिस्सा मैं नहीं मानूंगा। यू टेक इट और यू लीव इट। एकदम सही। परिवार ने 2014 की नीति का लाभ यानी 8 लाख रुपए स्वीकार कर लिया था, इसलिए वे बाद में आई एक अलग नीति यानी नौकरी वाली नीति का लाभ मांगने के हकदार नहीं हो सकते थे। उन्होंने एक रास्ता चुन लिया था और अब वे वापस जाकर दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते थे। तो अदालत ने अपने फैसले में किन मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया? अदालत ने बहुत साफ तौर पर 3 बातें कहीं। 1, परिवार उस समय लागू नीति का लाभार्थी था, उन्होंने उस नीति के तहत मुआवजा लिया था। 2, उन्होंने उस पुरानी नीति को कभी चुनौती नहीं दी जिससे उन्हें मुआवजा मिला था। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि 2014 की नीति गलत थी और उन्हें पैसे नहीं, नौकरी ही चाहिए थी। बिल्कुल। और 3, इन दोनों कारणों से और ये तथ्य छिपाने की वजह से उनकी अर्जी में कोई मेरिट नहीं है और इसे खारिज करना ही सही है। मतलब कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं, मामला इन सीधे तथ्यों पर ही टिक गया, और इसी आधार पर 8 जनवरी 2025 को कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। जी, अदालत ने कहा कि जब परिवार ने एक्स ग्रेशिया मुआवजा स्वीकार कर लिया था तो मामला वहीं पर क्वाइटस पा चुका था, यानी शांत हो गया था। उसे 6 साल बाद सिर्फ इसलिए फिर से नहीं खोला जा सकता क्योंकि बैंक ने अपनी नीति बदल दी है। दस्तावेज में ये भी लिखा है कि फैसला सुनाए जाने के वक्त अर्जी देने वालों की तरफ से कोई वकील भी मौजूद नहीं था। हाँ, शायद उन्हें भी अपने केस की कमजोरी का अंदाजा हो गया था। तो एक परिवार का नौकरी के लिए किया गया सालों का संघर्ष इसलिए खत्म नहीं हुआ कि सिस्टम में संवेदना नहीं थी, बल्कि इसलिए खत्म हुआ क्योंकि उस विशेष समय पर कुछ विशेष नियम लागू थे और परिवार ने उन नियमों के तहत एक विकल्प चुना था। ये एक क्लासिक उदाहरण है जहां कानून की नज़र और मानवीय नज़र में फर्क दिखता है। बिल्कुल। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो एक परिवार ने कमाने वाला खो दिया और उन्हें सहारे की जरूरत थी। लेकिन कानून की नज़र से देखें तो उन्होंने एक विकल्प चुना, उसका लाभ लिया और फिर उस विकल्प को पलटकर दूसरा लाभ लेना चाहा जिसकी इजाजत कानून नहीं देता। ये मामला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। अनुकंपा नियुक्तियों का उद्देश्य संकट में पड़े परिवार को तत्काल राहत देना होता है, लेकिन ये केस एक दुविधा दिखाता है। तत्काल वित्तीय मदद, जैसे इस मामले में 8 लाख रुपए, बेहतर है या नौकरी की लंबी अवधि की सुरक्षा? ये एक बहुत मुश्किल चुनाव है। उस वक्त परिवार ने शायद सोचा होगा कि तत्काल पैसों की जरूरत ज्यादा है, बच्चों की फीस देनी है, घर चलाना है, लेकिन बाद में उन्हें लगा होगा कि नौकरी ज्यादा स्थायी समाधान होती है। और जब बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं अपनी इतनी जरूरी नीतियों को बदलती हैं, तो उन्हें इस बदलाव को कैसे संभालना चाहिए? क्या पुराने मामलों के लिए कोई खिड़की खुली रखनी चाहिए या फिर एक साफ लकीर खींच देनी चाहिए, जैसा कि इस केस में हुआ? ये वाकई सोचने वाली बात है। एक नियम जो सबके लिए बराबर हो, वो किसी एक परिवार के लिए अन्याय जैसा भी लग सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गलत समय पर उस नियम के दायरे में आ गए। और यही हमें इस सवाल पर लाता है कि एक नियम आधारित व्यवस्था के भीतर अनुकंपा का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नियम का पालन करना है या नियम के परे जाकर किसी की परिस्थिति को समझने की भावना भी इसमें शामिल होनी चाहिए? इस मामले का जवाब तो कानून के दायरे में मिल गया, लेकिन ये सवाल शायद हमेशा बना रहेगा कि क्या जो कानूनी रूप से सही है वो हमेशा मानवीय रूप से भी सही होता है?